everybody, welcome to our channel LIS नेट एग्ज़ाम ऑनलाइन। सबसे पहले आप नए वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं, आज का हमारा चैप्टर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट पेपर है और उसके अंदर में हम देखते हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। एक्चुअल में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स होता क्या है? मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि लिमिटेड रिसोर्स के साथ आप बेटर से बेटर आउटपुट प्राप्त करना है हमको। लिमिटेड रिसोर्सेस हैं हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, है ना, या टूल्स या टेक्निक्स हो सकते हैं। टूल्स या टेक्निक्स के जरिए से लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट, ये हमेशा ध्यान में रखिए। लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या टूल्स है या टेक्निक्स है। उस मिनिमम रिसोर्सेज और उस मिनिमम टूल्स से मैक्सिमम आउटपुट, यानी हम मैक्सिमम यूजर को सेटिस्फाइड हम कर सके, ये बात हमारे को अपने दिमाग में रखना होगा। तो इसको स्टडी करने के लिए मैनेजमेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स को स्टडी करने के लिए इसे तीन कुछ भागों में बांटे हैं हमने। ये देखिए, क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। इन तीन पार्ट में हम अध्ययन करेंगे मैनेजमेंट के थॉट्स को, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। नियो क्लासिकल में जब हम जाएंगे तो देखेंगे ह्यूमन रिलेशनशिप, सोशल सिस्टम, डिसीजन थ्योरी, मैनेजमेंट साइंस स्कूल। उसी तरीके से मॉडर्न थ्योरी में जाएंगे तो सिस्टम स्कूल और कंटिजेंसी स्कूल देखेंगे। ईयर इनके दिए हुए जरूर हैं पर ये एथेंटिक नहीं बोले जा सकते, या ये एल.एम. प्रसाद ने ये एज्यूम किया कि इस दरमियान में साइंटिफिक स्कूल, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल आया होगा, इस दरमियान में ऑपरेशनल मैनेजमेंट आया होगा। तो कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है तो आप इसको ले सकते हैं, नो डाउट, है ना। लेकिन यदि कहीं डेट में या ईयर में कंफ्यूजन हो तो आप छोड़ दीजिएगा इसको, इसका एथेंटिक कहीं पर ऐसा हमें मिला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहले थॉट से, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी स्कूल भी कहते हैं, है ना। तो क्लासिकल थ्योरी स्कूल बेसिकली दो चीज़ों पर काम करता है ना। अब पहले देखिए, पहले लोग जब मैनेजमेंट करते होंगे, फैक्ट्री चलाते होंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते होंगे, सिंपल सी बात है, आपको सोचना है बस। दिमाग को इमेजिनेशन करिए, मन को शांत करिए और इमेज करिए कि क्या होता होगा या क्या होता है। इस चीज़ को मैं बेटर कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल के साथ समझा सकूं। तो क्लासिकल थ्योरी दो बेसिक अप्रोच पर काम करता था, लव अप्रोच एंड फियर अप्रोच। या तो प्यार से काम करा लो या तो डरा के काम करा लो, है ना। तो इस तरीके से वो लोग काम करवाते थे, है ना। तो इसीलिए इसको क्लासिकल थ्योरी कहा गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। अर्लियर पीरियड वेयर नॉट रियली थ्योरीज बट सम डिस्क्रीट प्रैक्टिस आर एक्सपीरियंस। रियल में पहले समय में कोई थ्योरीज ऐसी बनी हुई नहीं थी, तो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग काम करते थे। आल्सो नोन एज अ ट्रेडिशनल स्कूल मैनेजमेंट, आल्सो इसको ट्रेडिशनल स्कूल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब साइंस को एप्लीकेशन किया गया प्रैक्टिस के रूप में मैनेजमेंट में। ये सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। डेवलपमेंट द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट के फंक्शन डेवलप किए गए, है ना। आर्टिकुलेट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट को आर्टिकुलेट भी किया गया। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स बने थे या उसके जो बेसिक फंक्शन थे उसी फंक्शन को लेके, तो उसको तोड़ा मरोड़ा भी गया और यूज करके देखा गया कि क्या बेटर रिजल्ट हमको प्राप्त हो सकता है। क्या सारे चीज जो काम होंगे जितने भी मैनेजमेंट में, वो बेटर आउटपुट या बेटर रिजल्ट के लिए ही काम होंगे। ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा। चाहे कोई भी मैनेजमेंट की थ्योरी या कोई भी मैनेजमेंट के थॉट या कोई भी मैनेजमेंट के स्कूल हो, सारे स्कूल में इसी दिशा पे काम होगा कि बेटर आउटपुट हमको आना चाहिए मिनिमम रिसोर्स का यूज करते हुए, ठीक है। तो साइंटिफिक जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के अंडर में जो पहला आता है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल है। साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये करेंटली होगा, रिसेंट होगा। नहीं, ये रिसेंट नहीं है, ये क्लासिकल समय से साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल है, ठीक है। तो F.W. टेलर जो थे, है ना, 1856 1951, ये ईयर याद रखिएगा, इनकी जन्म तिथि और इनकी मृत्यु तिथि, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि F.W. टेलर वगैरह कौन से स्कूल के थे,
कौन से साइंटिफिक स्कूल के थे, कौन सी थ्योरीज उन्होंने दी, है ना। तो ये सब चीज़ याद रखने वाली बात है। याद रखने के लिए मैं आपको एक सिस्टम बताऊंगा, किसी मेरे यूट्यूब चैनल में आएगा कि एक्चुअल में मुझसे लोग ये पूछते हैं कि ये इन ईयर को कौन किसके अंदर था, ये कैसे हम याद रखें। तो वो मैं आने वाले अपने क्लासेस में मैं बताऊंगा कि किसी चीज़ को याद कैसे किया जाता है, याद कैसे करना है ना। वो चीज़ भी मैं डिस्कस करूंगा अगले अगले किसी चैनल में या किसी वीडियोस में, है ना। तो आप हमारे वीडियोस लगातार देखते रहेंगे तो आपको टिप्स मिल जाएंगे कि कैसे हमको याद रखना है। तो इसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एंड सपोर्टेड बाय हेनरी गैंट, जॉर्ज ब्रिज, एडवर्ड फ्लेम, लैलिन गिलबर्ट, हैरिंगटन एमर्सन, ये सारे लोग क्लासिकल स्कूल को सपोर्ट करते हैं या साइंटिफिक मैनेजमेंट को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो यदि इनका नाम भी यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको बताना है कि ये क्लासिकल स्कूल के थे और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं, है ना। ईच पर्सन, टेलर कहते हैं कि ईच पर्सन जॉब शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट एंड साइंटिफिक वे टू परफॉर्म ईच एलिमेंट शुड बी डिटरमाइंड। आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक पर्सन को उसका जॉब डिफाइन करिए कि ये जॉब आपको करना है और साइंटिफिक तरीके से करना है, समय बचाते हुए करना है ना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यदि आपकी लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में यदि आप किसी को सर्कुलेशन सेक्शन में बैठा रहे हैं तो सर्कुलेशन सेक्शन का डिपार्टमेंट आप देंगे और उसको बोलेंगे कि साइंटिफिक वे में यहाँ पर आपको इशू रिटर्न करना है। साइंटिफिक वे जो आप लोगों ने पढ़े हैं कि किस तरीके से इशू रिटर्न का सिस्टम होना चाहिए, तो 2-3 साइंटिफिक वे हैं, है ना। तो वो सब उस साइंटिफिक वे में आपको इशू रिटर्न करना है। ये नहीं कि अपना ढर्रा लगा दिए, दिमाग लगा दिए और उसके हिसाब से कुछ भी इशू रिटर्न कर रहे हैं, किसी का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि ईच पर्सन जॉब शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट, और उनको टुकड़े में तोड़िए ताकि उसको एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसको सॉल्व कर सके, ना कि उसके लिए बर्डन बन सके। तो यदि सर्कुलेशन सेक्शन में यदि आप बैठा रहे हैं किसी को तो दो पर्सन बैठाइए आप सर्कुलेशन सेक्शन में, एक इशू के लिए एक रिटर्न के लिए। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ये टेलर ने कहा है, ठीक है। वर्क शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड ट्रेन टू डू द वर्क इन द डेजिग्नेटेड एंड ट्रेंड मैनर। तो आपको ये है कि जो वर्क करने वाला जो सर्कुलेशन सेक्शन में आपने बिठा के रखा है वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। यदि अनट्रेंड पर्सन को वो काम दिया जाएगा तो हम उसको यदि 1 या 2 दिन में ट्रेन तो नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए बेटर ये है कि बेटर रिजल्ट जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप ट्रेंड पर्सन को ही लें। गुड कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, अच्छे कोऑपरेशन होने चाहिए। यदि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपसे पूछ सके, ये नहीं कि फियर और लव वाली भावना होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ डर वाली भावनाओं को हटाने की कोशिश की गई है क्लासिकल स्कूल में, ठीक है। देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। श्रम का जो विभाजन होना चाहिए वो मैनेजर और वर्कर के बीच होना, बराबर तरीके से होना चाहिए। Managers should take over the work of supervision and setting up a instruction and designing the work, and the worker should be free to perform the work। तो मैनेजर का काम ये है कि मैनेजर उसका जो वर्क जो दिया जाएगा उस वर्कर को, उस वर्क का सुपरविजन करना है, ठीक है। उसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट करने हैं कि भाई कोई भी लाइब्रेरी में यदि इशू के लिए आता है तो किस तरीके से उसका इंस्ट्रक्शन रहेगा, किस तरीके से वो आपको चीट देगा या कैटलॉग कार्ड से आपको बताएगा या ओपेक से सर्च करके आपको बताएगा कि मैडम आई वांट टू दिस बुक, तो आपको लाना है। उसमें जब आप एंट्री करेंगे इशू रिटर्न रजिस्टर में तो आपको डेली सर्कुलेशन इशू रिटर्न रजिस्टर है तो डेली सर्कुलेशन में उसका आईडी नंबर लिखेंगे, देन नाम लिखेंगे, देन आप एक्सेशन नंबर लिखेंगे, देन सिग्नेचर। तो ये इंस्ट्रक्शन आप सेट करिए। लेकिन ये भी बोलता है कि शुड बी फ्री टू परफॉर्म द वर्क देमसेल्फ, उसके ऊपर छोड़ो कि वो फ्री रहे काम करने के लिए अपने, उसको मालूम है कि सेट दैट इज द रूल, सेट है, इस रूल के हिसाब से काम करना। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस समय यूजर आए तो उस समय हो सकता है कि वो किसी दूसरे कोई इशू कर रहा हो और वो यूजर उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करे, तो परफॉर्म करने के लिए उसको थोड़ा सा समय दीजिए और उसको अपने भी निर्णय लेने के लिए छूट दीजिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड द लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क
प्रदान करता है कि आप उस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप फेस कैसे करेंगे, उसको लॉजिकल वे में थोड़ा सा सोचिए और साइंटिफिक वे में भी सोचिए। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है कि इशू बुक इशू हो गई है, फिर भी यहाँ पर रिटर्न दिखा रही है, तो उसको लॉजिकल वे में सोचिए कि किस तरीके से ऐसा पॉसिबल है, क्या किससे गलती हुई है, कहाँ पर गलती हुई है, तो इसको लॉजिकल वे में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए आपको। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो बोले गए हैं टेलर के द्वारा। रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विथ साइंस, अंगूठा छाप विधि से आप साइंस विधि में प्रमोट हुई है ना, कि मतलब नहीं हम तो ट्रेडिशनल, हम तो ऐसा करते थे तो हम ऐसा ही करेंगे, वी आर नॉट बी चेंज, क्योंकि चेंज हमको पसंद नहीं है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो रूल ऑफ थंब विथ साइंस, तो ये कोटेशन करके आपको पूछेगा रूल ऑफ थंब विथ साइंस कौन बोलता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है, तो ये चीज होनी चाहिए। हार्मोनी इन द ग्रुप एक्शन, बढ़िया प्यारा माहौल बना के रखिए, काम अच्छे से होगा, इसी चीज को इसने कहा है। देयर शुड बी म्यूचुअल गिव एंड टेक सिचुएशन एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सो दैट ग्रुप एज अ होल कंट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम। आप यदि अच्छा माहौल बना के रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मैक्सिमम आउटपुट देगा। ये नहीं कि आप अपने एम्प्लॉय को चिल्ला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या उसको काम में हमेशा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हार्मोनी मतलब वातावरण इतना मधुर रखिए, क्योंकि एक जगह सबको मिलकर काम करना है और अच्छे से काम करना है और मैक्सिमम आउटपुट लेना है ना। तो ये चीज़ें हालांकि साइंटिफिक भाषा में बोल दी गई है, लेकिन ये डेली लाइफ में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, बस इतनी सी कमी है। बाकी यूज़ सब चीज़ होता है हमारे। कोऑपरेशन, एक दूसरे के सहयोग की भावना होनी चाहिए। मान लीजिए इशू सेक्शन में यदि भीड़ बढ़ गई है तो रिटर्न सेक्शन वाले को होना चाहिए कि अपना काम रोक के वो इशू सेक्शन वाले की हेल्प करे, तो ये कोऑपरेशन है ना। तो ये सिंपल सी बात है। मैक्सिमम आउटपुट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम मैक्सिमम आउटपुट दे सके। भाई सर्कुलेशन सेक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाइड कर सके, है ना। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, भाई वर्कर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो मैक्सिमम आपको इनपुट क्यों देगा भाई। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि वर्कर का डेवलपमेंट भी होते रहे, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे उसके वेजेस में वृद्धि हो, तो किसी भी तरीके से इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत आता है ना। ये देखिए A2 लिखा हूँ इसीलिए इसको, मतलब ए हमारा क्लासिकल थ्योरी हो गया है ना, उसका दूसरा है। ठीक है, तो दूसरा है जो वो कहलाता है आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट, या इसी को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और इसी को कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तीनों नाम को आपको याद रखना है, एक दूसरे के अल्टरनेटिव यूज होते हैं वो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हेनरी फ्योल 1841 1925, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, फादर ऑफ ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट स्कूल थॉट। तो फादर ऑफ आपके ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कौन थे? हेनरी फ्योल थे। He consulted on the role that manager should perform as a planner, organizer and controller। इसने ये कहा है कि जो मैनेजर होगा वो प्लानर है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजर है या कंट्रोलर है, या तीनों है। भाई प्लानिंग भी वही करे बनाएगा, ऑर्गेनाइज भी करेगा और सुपरविजन या कंट्रोल भी मैनेजर का ही रहेगा। ये चीज़ का है। His opinion that manager needed basic principle upon which to operate। तो इसके उनका कहना ये है कि मैनेजर को भाई बेसिक प्रिंसिपल को मालूम होना चाहिए ताकि वो इसको सही ढंग से ऑपरेट कर सके, है ना। हेनरी फ्योल वाज द फर्स्ट टू राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहली बार हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में लिखा, जैसे प्लानिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आपको याद होगा इन्हीं ने ही जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, ठीक है। उसमें 14 प्रिंसिपल बताया उन्होंने, ठीक है। अपनी पुस्तक में लिखा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये ध्यान में रखिएगा कि कौन सी बुक में उसने अपने 14 प्रिंसिपल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है ना। तो ये जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थे। Henry Fayol was the opinion that the worker are generally lazy in nature, especially when they work in group। Henry Fayol का मानना ये है कि यदि ग्रुप में यदि काम करते हैं वर्कर तो वो सुस्त हो जाते हैं, है ना। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी है कि ये किसने कहा है,
है ना, ये कोटेड कोटेड करके दे देगा ये आपको और पूछेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हेनरी फ्योल के आपके किसमें कहा गया है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी में, जनरल प्रिंसिपल की थ्योरी में हेनरी फ्योल ने ये चीज को बोला है। डिसिप्लिन इज वेरी एसेंशियल फॉर गेटिंग द वर्क डन। दे कैन बी मोटिवेटेड बाय इंसेंटिव ऑफ हायर वेजेस फॉर मोर वर्क और बेटर वर्क। डिसिप्लिन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आवश्यक है, ठीक है। उसी तरीके से आपका आपका मैनेजमेंट है तो उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। और आप अपने वर्कर को मोटिवेट करिए, उनको इंसेंटिव दीजिए, हायर वेजेस दीजिए। यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं, बेटर वर्क करते हैं, तो उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड होते रहें। मैक्स वेबनर, है ना, ये ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरी का है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी अपन A3 में आ गए हैं। ये ऊपर हेडिंग नहीं लिख पाया, शायद स्कैन नहीं हो पाया है। तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये। तो उसके कौन थे प्रचारक? मैक्स वेबनर, जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, है ना। इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरी स्कूल के बारे में बताया। He was the first to articulate a theory of structure of authority on organization and to distinguish between power and authority and between compiling action and voluntary response। इन्होंने ये बताया कि किसी भी व्यक्ति को आप काम भी दीजिए, उनको जिम्मेदारी भी दीजिए, ठीक है, मतलब कार्य भी दीजिए और उसके साथ अधिकार भी दीजिए। इन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ चलते हैं। यदि आप उनको अधिकार तो दे दिए लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि आपने डिसाइड नहीं की है, सपोज दैट सर्कुलेशन सेक्शन में किसी को बैठाया, सर्कुलेशन सेक्शन में यदि कोई मिस्टेक होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सर्कुलेशन इंचार्ज पर होगा, न कि किसी और पर होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको देना है, साथ में उसको अथॉरिटी भी देना है कि आप किसी को ज़्यादा या कम, या आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने के लिए फ्री हैं, है ना। आप सर्कुलेशन का इंचार्ज बनाइए हैं तो उनको सर्कुलेशन के अधिकार भी दीजिए और उसके साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करिए। ये कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों सेम रखते हैं। यदि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन उसको अधिकार नहीं दिया है तो वो सही रूप से अपने कार्य का निष्पादन नहीं कर पाएगा। It is more concerned with the structure of the organization than with the individual. It is more concerned with the structure of the organization than with the individual. एक अकेले व्यक्ति की बजाय ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करके कार्य को कंप्लीट किया जाए। लेबर इज डिवाइडेड विथ क्लियर इंडक्शन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ऊपर में जिस चीज़ को मैंने कहा वही चीज़ को बोला है कि ये आप लेबर को या अपने वर्कर को, है ना, श्रम का जो विभाजन कर रहे हैं उसमें क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, है ना, कि आपके ये अधिकार हैं और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। पर्सनल आर सेलेक्टेड आर प्रमोटेड बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको प्रमोशन देने की बात कही गई है। रूल आर रिटन डन एंड इम्पर्सनली एंड यूनिफॉर्मली अप्लाई। तो पर्सनली भी अप्लाई होनी चाहिए, रूल रिटर्न में लिखे होने चाहिए आपके, और वो यूनिवर्सली भी वो अप्लाई होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नियो क्लासिकल ऑफ थॉट्स। तो उसके अंदर में नियो क्लासिकल के अंतर्गत में हम देखेंगे ह्यूमन रिलेशन स्कूल, है ना। तो ह्यूमन रिलेशन स्कूल के कौन कौन लोग थे? एल्टन मेयो, F.J. रोथिल्सबर्गर, विलियम जे डिक्सन और मेरी पार्कर प्रोलेट, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो मेयो, रोथिल्सबर्ग, डिक्सन, ये तीनों ने मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसे हॉथरने एलनेस जो प्लांट था वहाँ पर इन्होंने स्टडी किया था, है ना। तो उस स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? हॉथरने एक्सपेरिमेंट या हॉथरने स्टडी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि हॉथरने स्टडी किन लोगों ने किया था और हॉथरने स्टडी कौन से ह्यूमन स्कूल थॉट से रिलेट करता है करके। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हॉथरने एक्सपेरिमेंट किसने किया था और कौन से क्लासिकल थॉट्स के अंतर्गत वो आता है। दिस अप्रोच एम्फासिस द complexity of making and devote much more attention to the satisfaction of human need within the organization। मतलब ये बिहेवियर स्कूल ये बोलता है, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल मतलब
ह्यूमन के सेटिस्फेक्शन, उसकी नीड और उसके सेटिस्फेक्शन की बात करता है ना। तो यदि हम अपने जो हमारे वर्कर हैं, यदि उसको सेटिस्फाइड रखें और उसके नीड को हम लोग समझें, तो वो ज़्यादा अच्छे से हमको आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। मैनेजमेंट मस्ट रिवॉल्व अराउंड द बिहेवियर नोन एज अ बिहेवियर साइंस स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन स्कूल या लीडरशिप स्कूल। तो इसके अल्टरनेटिव नाम में होगा आपके बिहेवियर स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन स्कूल या लीडरशिप स्कूल भी के नाम से इसको जाना जाता है। दिस अप्रोच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच एंड ग्रुप बिहेवियर अप्रोच। तो इस अप्रोच को दो भागों में डिवाइड किया है, एक इंटरपर्सनल बिहेवियर के रूप में और एक दूसरा हो गया ग्रुप बिहेवियर के रूप में। इंटरपर्सनल इज बेस्ड अपन इंडिविजुअल साइकोलॉजी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की साइकोलॉजी को समझते हुए उसके हिसाब से उसके साथ ट्रीट करना, है ना। ग्रुप बिहेवियर में उस पूरे ग्रुप की सोशल साइकोलॉजी को स्टडी करना, ठीक है, और उसके हिसाब से उनके साथ बिहेव करना या उनसे काम लेना है अपने को, ठीक है। एज अ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय पीपल, मैनेजर शुड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। तो प्यूपिल से आपको काम कराना है, लेकिन उसके ह्यूमन बिहेवियर को समझते हुए आपको काम करवाना है, ठीक है। मोटिवेशन एंड गुड ह्यूमन रिलेशन शुड बी द बेस फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन रिलेशन के साथ या ह्यूमन बिहेवियर के साथ मोटिवेशन और उनको मोटिवेट करते रहना बीच बीच में, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट है जो नियो क्लासिकल के अंतर्गत आता है सोशल सिस्टम स्कूल, जिसमें चेस्टर आई बर्नार्ड इज अ फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके फादर कौन थे, ठीक है। विच इज सोशलॉजिकल ओरिएंटेड, जो थोड़ा सा मतलब सामाजिक टाइप का सोशोलॉजी की तरफ झुकाव लिया हुआ है, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो, है ना। तो बर्नार्ड डेवलप अ थ्योरी ऑफ कोऑपरेशन बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल टू ऑफसेट पर्सनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल लिमिटेशन। तो इनकी जो थ्योरी है वो कोऑपरेशन बेस पे काम करती है, मतलब एक दूसरे को सहयोगात्मक तरीके से हमको काम करना है और हमको अपना रिजल्ट आउटपुट प्राप्त करना है ना। तो मतलब चीज एक ही है पर करने का तरीका अलग है ना। मतलब किसी को आदेश देना और किसी को कहना या बोलना, तो रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर ये वाली बात है डिफरेंस। हम काम उनसे भी करवा रहे हैं और एक रिक्वेस्ट वे में है और एक ऑर्डर वे में। तो ये रिक्वेस्ट वे में कोऑपरेशन ढंग से काम करने को पक्षधर थे, है ना। तो कोऑपरेशन एज अ सिस्टम इन विच पीपल आर एबल टू कम्युनिकेट विथ वन अदर एंड वाइलिंग टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट टू यूनिफाइड एंड रिजल्ट। मतलब कोऑपरेशन के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए और अपने आप में इतनी इच्छा शक्ति जगाए और वो सबको एक यूनिफाइड एंड की ओर, मतलब जो हमारा गोल है उस ओर रिजल्ट ओरिएंटेड, वो लोग एक दूसरे के साथ समझौते से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए हमारे रिजल्ट को प्राप्त करेंगे, ये चीज कहा इसने। बर्नार्ड डज नॉट एग्री Bernard does not agree with the classical theory that the authority from top to bottom। ये देखिए जो चीज मैं कह रहा था कि मतलब एक आदेश देना और एक काम करवाना, ठीक है। मतलब आप आदेश देंगे टॉप टू बॉटम, है ना। कोई भी ऑर्डर फॉलो होगा टॉप से मैनेजर रैंक से आएगा और नीचे वर्कर रैंक तक जाएगा, टॉप टू बॉटम ऑर्डर के सीरीज में आएगा, लेकिन है ना। और कम्युनिकेशन बॉटम टू टॉप होगा। तो ऐसा इसके पक्षधर नहीं थे वो, क्लासिकल स्कूल ऐसा था कि टॉप टू बॉटम, लेकिन वो इसके पक्षधर नहीं थे। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ही गेव अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी कॉल्ड बॉटम अप अथॉरिटी, है ना। बॉटम से थोड़ा ऊपर और सिमिलर अथॉरिटी चलेगी। तो ये चीज उन्होंने कहा। देखिए आगे आगे से समझ आ जाएगा, आगे इसने जो कहा है उससे, ठीक है। ही सेड दैट अ पर्सन डज नॉट ओबे एन ऑर्डर। कोई भी व्यक्ति आप यदि उसे ऑर्डर के रूप में कार्य देंगे तो वो उसे आदेश के रूप में पालन नहीं करता है।
है ना। कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर, ईगो, ये सब चीज़ें आती है, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा पोलाइट लिया, बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन बाय सुपीरियर बट ही विल एक्सेप्ट अ कम्युनिकेशन एज बिंग ऑथोरिटी। तो यदि आप आर्डर देते हैं तो आदेश के पालन की बजाय आप ये करिए कि जो सुपरवाइज़र है या सुपीरियर जो पर्सन है, जो मैनेजर पर्सन है, वो उनको कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेशन को वो एक्सेप्ट करें। तो काम हो रहा है हमारा, एक आदेश के रूप में काम हो रहा है और एक कम्युनिकेशन के रूप में। तो हमको अपने वर्कर के दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि दैट इज नॉट आर्डर, दैट इज अ कम्युनिकेट टू यू टू डू वर्क फॉर बेटर रिजल्ट। ये हमको उनको समझाना है और एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए आपको रिजल्ट को गेट करना है। तो ये वाली बातें आपने हमारे बर्नार्ड जी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट वन अंडर द न्यू क्लासिकल थॉट्स, डिसीजन थ्योरी स्कूल थर्ड। मेजर कंट्रीब्यूटर आर सैमन्स, क्योर्ट, मार्च, फोरेस्टर, ये इसके मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। दिस एम्फेसिस ऑफ दिस स्कूल इज दैट डिसीजन मेकिंग इज द जॉब ऑफ एवरी मैनेजर। मतलब मैनेजर का काम है कि कोई भी सिचुएशन आएगी वहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। मैनेजर इज अ डिसीजन मेकर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिसीजन मेकिंग यूनिट। किस कहाँ पर काम कर, कहाँ पर डिसीजन लेगा? अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पर। तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो हो गया आपका डिसीजन मेकिंग यूनिट हो गया और डिसीजन मेकर हो गया वो मैनेजर हो गया, ठीक है। रेशनल डिसीजन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर अचीविंग द गोल। मतलब बीच बीच में कुछ कंडीशन के हिसाब से गोल को प्राप्त करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिसीजन मेकर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो पीपल आपके साथ काम कर रहे हैं वो डिसीजन मेकर और प्रॉब्लम सॉल्वर कहलाएंगे। क्वालिटी ऑफ डिसीजन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। स्वाभाविक सी बात है कि आपकी डिसीजन की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ना ही है आपका, है ना। ऑल फैक्टर आर अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग आर द सब्जेक्ट मेकर ऑफ स्टडी ऑफ मैनेजमेंट। तो जितने भी डिसीजन मेकिंग होंगे वो आपके मैनेजमेंट के स्टडी होंगे। नेक्स्ट वन फोर्थ जो नियो क्लासिकल के अंतर्गत आता है वो है मैनेजमेंट साइंस स्कूल, ठीक है। ये काफ़ी इफेक्टिव है अभी और अभी वर्तमान में मैक्सिमम जगह यूज़ होता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ मैथमेटिकल स्कूल आर क्वांटिटी मेजरमेंट स्कूल। इसके दो अल्टरनेटिव नेम हो गए, मैथमेटिकल स्कूल या क्वांटिटी मेजरमेंट स्कूल। हम इस चैप्टर में और देखेंगे टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। हम जब देखेंगे तो वहाँ पर और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है ना। एक्चुअल में ये आपका जो मैनेजमेंट जो आप कर रहे हैं, है ना, क्या जैसे मान लीजिए किसी लाइब्रेरी का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन आप इसके रिजल्ट का रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं अपने अथॉरिटीज़ को करेंगे, है ना। अपने इंस्टीट्यूशन या अपने प्रिंसिपल या अपने ऊपर हायर डिपार्टमेंट को आपको कम्युनिकेट करना होगा। तब जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरीके से मैथमेटिकल सिंबल को यूज़ करते हुए आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आपके टोटल मैनेजमेंट का जो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट आपने किया पिछले 2 साल में या 3 साल में या 1 साल में, तो उसका आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। तब आप क्या करेंगे? तो आप मैथमेटिकल सिंबल या मैथमेटिकल डाटा को यूज़ करते हुए आप बताएंगे। सपोज दैट एक ग्राफिकल अपन वो बनाते हैं ग्राफ, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि 2019 में हमारे यूज़र 20% थे, तो ग्राफ बनता है ना। ग्राफ बना सकते हैं या सर्कुलर ग्राफ बना सकते हैं या गोले वाला ग्राफ बनता है। तो वो ग्राफ किस टाइप से बनेगा, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो क्लास होगी ना उसमें हम दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक्स को ग्राफ के माध्यम से हम अपने मैनेजमेंट तक रखते हैं कि हमने कैसे मैनेज किया। तो इसी चीज़ को ये मैथमेटिकल स्कूल कहा गया है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सपोज दैट आपके सर्कुलेशन सेक्शन में प्रॉब्लम है। सर्कुलेशन सेक्शन में प्रॉब्लम ये है
कि आपके सर्कुलेशन सेक्शन में लोगों को टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगता है। एक पर्टिकुलर यूज़र को बुक इशू रिटर्न कराने का जो समय है वो जो एक मानक समय होना चाहिए उससे कहीं अधिक लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है और आपने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसका एक रिप्रेजेंटेशन बना के आप जो प्रस्तुत करेंगे वो चीज़ होगा आपका। मैथमेटिकल टूल का यूज़ करते हुए यदि आप बनाते हैं तो आपका ये कहलाएगा मैनेजमेंट साइंस स्कूल और मैथमेटिकल स्कूल या क्वांटिटी मेजरमेंट स्कूल के तहत बनेगा ये, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड बीइंग about more logical arrangement for information access and data in order to make the quantification process case to carry out, है ना। मतलब आपका जो प्रॉब्लम है उसको कैरी आउट आपको किस तरीके से करना है ये एक्चुअल में आप देखेंगे तब फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। The primary focus of the approach is the mathematical model through which the managerial and other problem can be expressed in basic relationship where a given goal is solved। वही मतलब जो आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किस तरीके से आपने सॉल्व किया, तो यहाँ कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जिस तरीके से भी सॉल्व किया आपको एक डाटा प्रोवाइड करना है। सपोज दैट मैं अभी आपको बोल दूं कि आप मुझे डाटा प्रोवाइड करिए 2015 से लेकर 2020 तक आपके यूज़र का डाटा मुझे चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इंक्रीज हुई क्या डिक्रीज हुई, है ना, यूज़र सेटिस्फेक्शन लेवल कितना रहा। तो ये आप क्या करेंगे, आप मेरे को थोड़ी बताएंगे आप, है ना, कि आपको किस तरीके से काम करना है वो चीज़ देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो रिप्रेजेंट जो आप करेंगे वो चीज़ आपका कहलाएगा ये, ठीक है। मैनेजमेंट इज रिगार्ड एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल एंड टेक्निक्स, है ना। मैथमेटिकल टूल और टेक्निक्स का आपको यूज़ करना है। मैथमेटिकल टूल्स हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में और आपको अच्छे से समझाएंगे। टूल्स सच एज लाइनर प्रोग्राम, क्वेइंग थ्योरी, है ना, सिमुलेशन थ्योरी, पर्ट, सीपीएम, है ना, इस तरीके से थ्योरी इसमें आते हैं, है ना। The approach cover decision making, system analysis and human behavior. Manager awareness, how model and technique can be used in the planning, controlling and decision making process। तो ये आपको करना ही है, लेकिन इसको करने के साथ साथ आपको ये देखना है कि आपका प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से करेंगे, ये चीज़ वाली बात है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्न थ्योरी स्कूल। मॉडर्न थ्योरी स्कूल के अंतर्गत आता है सिस्टम अप्रोच और सिस्टम स्कूल, ठीक है। तो देखते हैं इसको। द ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल थ्योरी एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी, मतलब न्यू क्लासिकल थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी के ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए इस मॉडर्न थ्योरी का इजाद हुआ है, ठीक है। द क्लासिकल थ्योरी एम्फासिस द टास्क स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी। क्लासिकल थ्योरी बोलता है कि आपका टास्क क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और कितने एफिशिएंट रूप से आप काम कर सकते हैं, है ना। हमारा गोल मैक्सिमम आउटपुट, स्ट्रक्चर आपके काम करने का तरीका, स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा और एफिशिएंसी आप उसमें कितना एफिशिएंसी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंसी लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर आउटपुट हमको प्राप्त होगा। लेकिन वहीं पर नियो क्लासिकल थ्योरी बोलता है कि प्यूपिल के ऊपर ह्यूमन बिहेवियर रिलेशन आप याद करेंगे तो ह्यूमन को ध्यान में रखकर, है ना, ये टास्क को ध्यान में रखकर काम कर रहा है, ये ह्यूमन को रखकर काम में ध्यान दे रहा है काम के लिए, है ना। मतलब आउटपुट क्या लेना है, बेस हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल को मैनेज करते हुए हमको बेटर आउटपुट लेना है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी टास्क को लेकर और स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी को लेकर अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिस्टम थ्योरी स्कूल क्या है, सिस्टम थ्योरी एंड इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मतलब सिस्टम थ्योरी स्कूल ये बोलता है कि सारे जो संपूर्णता को लिए हुए बोल सकते हैं कि संपूर्णता को लिए हुए है सिस्टम थ्योरी स्कूल, जिसमें सारे चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। दिस हैव इमर्ज्ड एज वे ऑफ लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक संपूर्ण रूप में देखता है। अ सिस्टम इज अ एंटिटी made up of two or more interdependent parts that interact to form a functioning organization।
तो ये सिस्टम को एक एंटिटी तत्व के रूप में देखता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सेक्शन होते हैं, तो जितने भी एक्विजिशन सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन और सारे रेफरेंस सेक्शन, ये सारे सेक्शन एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और एक दूसरे से के साथ मिलकर काम करेंगे, ये चीज ये कहता है ना। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बॉडी, अ फ्लोर एंड अ ट्री ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम, मतलब एक पेड़ की तरह या एक मानव शरीर की तरह ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे से बाकायदा कम्युनिकेट करते हुए ये काम करेंगे। यदि एक चीज भी यदि आपका काम नहीं करेगा तो सारा सिस्टम इफेक्टेड हो जाएगा। तो ये सिस्टम थ्योरी स्कूल ये बोलता है, ठीक है। द फेयर्स interdependent part is a important and it means that a manager should not look for single case of problem। मतलब इंटरडिपेंडेंट है, यदि एक जगह फॉल्ट आएगा या एक जगह प्रॉब्लम आएगा तो पूरा सिस्टम चलना रुक जाएगा, है ना। मान लीजिए सपोज दैट एक्विजिशन और सर्कुलेशन सेक्शन है ना, तो एक्विजिशन सेक्शन में यदि एक्विजिशन होगा नहीं तो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये इस तरीके की बात है, तो इंटरडिपेंडेंट रहेगा। या टेक्निकल सेक्शन में यदि प्रॉब्लम हो रही है, यदि टेक्निकल सेक्शन में यदि बुक्स सही रूप से टेक्निकली वापस आ नहीं रहे हैं, टेक्निकली काम होकर उसमें, है ना, तो वो फिर आपके सर्कुलेशन सेक्शन को इफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट, और वो मैनेजर जो होगा वो पूरे केस के प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अ सिस्टम कैन आइदर बी ओपन और क्लोज्ड, तो ये सिस्टम स्कूल जो होता है ओपन और क्लोज दो तरीके का होता है, ठीक है। तो अपन देखो इस मैनेजमेंट में दो तरीके की चीजें होती है, एक इन्वायरमेंट होता है, एक ह्यूमन होता है। तीन चीजें अपन बोल सकते हैं, एक गोल, एक ह्यूमन और एक होता है आपको मशीनरी या टूल्स। तो मशीनरी और टूल्स को क्लोज्ड एक्सचेंज सिस्टम माना गया है, और ह्यूमन और इन्वायरमेंट और उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट को ये ओपन सिस्टम कहा है। तो ह्यूमन के बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना, ह्यूमन और सोशल सिस्टम, यानी कि एक हिसाब से हम देखें तो जो ह्यूमन क्लासिकल स्कूल है उसको ओपन कह दिया गया और क्लासिकल स्कूल है उसको क्लोज सिस्टम कह दिया गया, है ना। इसके मेजर कंट्रीब्यूटर है चेस्टर बर्नार्ड, जॉर्ज ह्यूमन्स, फिलिप स्लिज एंड हर्बर्ट सैमुअल। तो ये उसके मेजर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी में ही दूसरा देखते हैं कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि मतलब एक स्पेशल सिचुएशन या कठिन परिस्थितियों में जो जिस प्रकार का निर्णय लिया गया है ना, और उसमें से जो बेस्ट निर्णय है और बेस्ट निर्णय से जो बेस्ट आउटपुट हुआ है वो कंटिंजेंसी थ्योरी कहलाएगी। द कंटिंजेंसी अप्रोच स्ट्रेस द absence of a single best way to manage and emphasizes the need for managerial strategy based on all relevant facts। मतलब सारे चीज़ों को देखते हुए जो बेस्ट वे होगा उसी तरीके से आप मैनेज करेंगे कंटिंजेंसी के समय पर, ठीक है। ईच मैनेजर सिचुएशन मस्ट बी व्यूड सेपरेटली, वाइड रेंज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर मस्ट बी कंसिडर एंड देन द फोकस शुड बी ऑन द एक्शन द बेस्ट फिट द गिवन सिचुएशन। तो आपको जो बेस्ट फिट लगता है उस सिचुएशन के हिसाब से वो एक्शन लेना है आपको। द कंटिंजेंसी अप्रोच सजेस्ट दैट मैनेजर्स नीड टू डू डेवलप इन स्किल। कंटिंजेंसी पीरियड के में आप जो डिसीजन लेंगे तो जब तक आपको अपने स्किल को अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये कंटिंजेंसी अप्रोच ये बोलता है कि मैनेजर को अपने मैनेजमेंट या मैनेजरियल स्किल को अच्छे से डेवलप करना चाहिए, अच्छा मजबूत रखना चाहिए। That are most useful in identify in the important situation factor, they should be able to identify which technique in a particular situation will best contribute to attainment the management goal। तो मतलब मैनेजर को इतना स्किलफुल होना चाहिए कि उसको ये मतलब एक अनुमान होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि भविष्य में इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है और कौन से टेक्निक को यूज़ करना बेटर रहेगा हमारे आउटपुट के हिसाब से, है ना। तो ये चीज़ बताता है ये।